डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम मार्च परीक्षा 2023 के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन पर हम नज़र डालते हैं। तो आज देखिए, चाहे आप राजनीति विज्ञान लगा लीजिए, चाहे समाजशास्त्र लगा लीजिए, और चाहे 10th क्लास की एसएस में आप लोग देख लीजिएगा, एक प्रश्न है जो तीनों ही पेपर में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इन तीनों प्रश्नों को देखते हुए इसी पर मैंने एक वीडियो तैयार की है और जिसमें चाहती हूँ कि मैं बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। अगर बड़े प्रश्न में ये आता है कि किस तरीके से कि जो हमारे बहुदलीय प्रणाली में आपको पता है कि जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ पर राजनीतिक दलों का होना बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। राजनीतिक दलों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भारत में एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते राजनीतिक दलों का हमारे देश में बहुत ज़्यादा महत्व है। और इतना हम लोग जानते हैं कि जब हम बड़ा प्रश्न हमें लिखना है, चाहे वो 6 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें भूमिका लिखेंगे। और भूमिका में हमें ये बताना होगा कि बहुदलीय व्यवस्था भारत में प्रचलित है। विभिन्न तरह के यहाँ पे राष्ट्रीय दल और विभिन्न तरह के क्षेत्रीय दल है। क्षेत्रीय दलों का निर्माण कहीं पर भूमि के आधार पर, कहीं पर धर्म के आधार पर, कहीं पर भाषा के आधार पर और कहीं पर जाति के आधार पर किया जाता है। तो देखिए, भारत के अंदर जो हमारे राजनीतिक जो दल है उनके समक्ष जो समकालीन चुनौतियां, हम उनका वर्णन करते हैं। देखिए, चुनौतियां समय समय पर क्या होती है, बदलती रहती है। कभी कोई सी चुनौती ज़्यादा किसी को नुकसान पहुंचाती है, कभी कोई सी चुनौती, लेकिन हम समकालीन चुनौतियों की बात कर लेते हैं कि हमारे राजनीतिक दलों के समक्ष वर्तमान समय में क्या चुनौतियां हैं वो देखते हैं। मान लीजिए ये बड़ा प्रश्न आया है 5 नंबर का, 6 नंबर का, तो आपको कैसे लिखना है? तो सबसे पहले आप भूमिका डालिए या फिर आप लोग परिचय करिएगा। ये करके आप लोग लिखिएगा, उसको 2-3 लाइन में आप उसको लिखना। उसके बाद फिर आप आइए कि निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ बहुदलीय व्यवस्था होती है, उसके समक्ष अनेक राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियाँ है? देखिए, पहली चुनौती है राजनीतिक दलों में लोकतंत्र का अभाव होता है। अब देखिए, कोई भी बड़ा दल होता है, उसके अंदर कुछ गिने चुने व्यक्ति ही, अगर वो दल किसी के वंशानुगत चलता आ रहा है तो उस दल में उस परिवार के सदस्य के ही क्या होते हैं, सारे निर्णय लेने की क्षमता, सारे निर्णय लेने के काम, जो भी कुछ होता है कि उस दल का वही परिवार का सदस्य उसको क्या करता है, संचालित करता है। या एक राजनीतिक दल पर कुछ व्यक्तियों का एक तरह से क्या होता है, स्वामित्व होता है। बाकी जो कार्यकर्ता होते हैं उनको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो वो राजनीतिक दलों के समक्ष एक समस्या है कि वो किसी भी तरीके से स्वतंत्र रूप से ना तो अपने राजनीतिक दल के अंदर चुनाव करवाते हैं, ना चुनाव करवाकर वो किन्हीं जो नीचे के उनके जो व्यक्ति होते हैं उनको कोई पद दिए जाते हैं। तो ये राजनीतिक दलों के समक्ष एक चुनौती है, क्योंकि धीरे धीरे जनता के अंदर उनकी छवि क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। क्योंकि राजनीतिक दलों को कुछ दलों ने अपना एक वंशानुगत यानी कि कुलीन ये पद वर्ग बना लिया कि वो जाके इन्हीं तरीके से क्या होगा, यही राजनीतिक दलों को क्या करेंगे, चलाएंगे। इसके लिए हम स्पष्ट उदाहरण देख सकते हैं कि वर्तमान समय में कांग्रेस आज जिस हाशिए पर है वो क्या है, राजनीतिक दल में लोकतंत्र के अभाव के कारण ही है। क्योंकि परिवार में जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जहाँ तक भी आ गया है, और आज जहाँ पे स्टैंड है उसके पीछे राजनीतिक लोकतंत्र का अभाव ही है। क्योंकि बहुत से बुद्धिजीवी इस राजनीतिक दल में भी होंगे।
बहुत से समझदार व्यक्ति भी होंगे, लेकिन उनको किनारे करके और सिर्फ एक वंश के नाम से, एक परिवार के नाम से जब इस दल को चलाने की बातें की जाती है तो वहाँ पे लोकतंत्र का पूर्ण रूप से अभाव होता है और राजनीतिक दल का महत्व धीरे धीरे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये सिर्फ एक कांग्रेस की बात नहीं है, और भी बहुत सारे दल है जहाँ पे हमें लोकतंत्र का जो अभाव है वो चीज़ें हमें क्या होती है, देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के समक्ष एक ये चुनौतियां हैं कि देखिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत बहुत कम है। अब देखिए देश की आधी आबादी महिला है और हर एक देश महिलाओं को बराबरी की बात भी करता है और हर एक राजनीतिक जो दल होता है, राजनीतिक दल है, वो भी महिलाओं के लिए बराबरी की बात करता है। लेकिन जब चुनाव के समय उनको टिकट दिया जाता है तो कोई भी राजनीतिक दल कभी ये नहीं करता कि 50% आबादी को हम 40%, 35% या 30% क्या उनको टिकट दें, क्योंकि राजनीतिक दलों को बड़ा डर रहता है कि महिला है, पता नहीं सीट निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, पता नहीं जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। इसलिए हमेशा प्रत्येक राजनीतिक दल महिलाओं को कम से कम टिकट देते हैं। चुनाव के समय सिर्फ उन्हीं महिलाओं को टिकट देते हैं जिनका राजनीतिक कुछ बैकग्राउंड होता है, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है, उन्हीं को टिकट दिया जाता है, वरना महिलाओं को ये प्रतिनिधित्व नहीं देते। यही कारण है कि 1952 से लेकर 2019 तक भारत की संसद के अंदर महिलाओं का प्रतिशत हमेशा से कम रहा है। रीज़न यही है कि कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ महिलाओं की वकालत कर सकता है, लेकिन जब टिकट की बात आती है, जब मंत्री पद देने की बात आती है तो वो सब पीछे हट जाते हैं। तो एक राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौती ये है क्योंकि महिला आधी आबादी को ये लोग इग्नोर कर पा रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है। इनको पता है कि बड़े ही साम दाम दंड भेद से राजनीति में चुनाव जीते जाते हैं और इनका हथियार पता नहीं महिला कर पाए या नहीं पाए। इसलिए वो लोग क्या करते, राजनीति में जब चुनाव का समय आता है, टिकट बंटवारे का समय आता है, तो प्रत्येक राजनीतिक दल महिलाओं को क्या कर देते, किनारे कर देते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या समस्या है। और राजनीतिक दलों के सामने समस्या है वो है धन की आवश्यकता। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, जब भी चुनाव का समय आता है आपके आसपास चुनाव प्रचार करने के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल आते होंगे। उनके पास गाड़ियाँ होंगी, गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगे होते हैं, उनके हाथों में पर्चे होते हैं, जगह जगह बैनर लगे होते हैं, उनके घरों में कई दिनों तक रसोइयाँ बिठाकर लोगों को खाना खिलाना और अंदरूनी जैसे किसी को दारू पिलाना, इस तरह की काम है ये समाज में होता है। तो आप देखेंगे इसमें मोटे धन की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो आप सोचिए, एक आदमी चुनाव लड़ता है तो एक आदमी जिंदगी में कितना कमाता होगा, और इन राजनीतिक दलों के पास जो फंडिंग होती है वो कहाँ से होती होगी। तो राजनीतिक दलों के सामने एक समस्या होती है, वो समस्या होती है धन की समस्या होती है। क्योंकि चुनाव के समय जो चुनाव प्रचार का समय होता है, उस समय सभी दलों में बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन लगा होता है कि हर घर तक, हर दरवाजे तक, हर व्यक्ति तक, हर मतदाता तक हमारी बात, हमारा मिलना, हमारा सहयोग पहुँचे ताकि वो हमको क्या करे, मतदान करे। तो एक ये समस्या होती है राजनीतिक दलों के सामने। वो उस समय क्या होता है कि जब भी टिकट का बंटवारा किया जाता है तो सबसे पहले वो ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि किस व्यक्ति के पास पैसे, कौन व्यक्ति ज़्यादा खर्च कर सकता है। फिर चाहे उस व्यक्ति का चरित्र हो, उस व्यक्ति की छवि कैसी भी हो, उस पर कोई गौर नहीं किया जाता। सिर्फ पैसे वाला व्यक्ति हो, जो धन बल होगा, जिसके पास बाहुबल होगा, उसको सबसे आगे खड़ा किया जाएगा। वहाँ पे चरित्र और शिक्षा इनके लिए कोई महत्व नहीं रखते। ये कई बार राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए पैसा चाहिए होता है। कहीं पर जगह जगह इनके कार्यालय बनाए जाते, ऑफिस बनाए जाते हैं, वहाँ पे कार्यकर्ताओं को रखा जाता है, प्रचार, यात्रा, रोड शो, पता नहीं क्या क्या किया जाता है। उन सब के लिए अंतिम तौर से
पैसे की ज़रूरत होती है, और उस पैसे की भरपाई करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए राजनीतिक दल क्या करते हैं, एक समस्या से जूझ रहे होते हैं, और उस समय वो किसी भी तरह के व्यक्तियों से क्या कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। नंबर 4 समस्या आप लोग लिख सकते हैं कि राजनीति में विचारधारा मुद्दों का अभाव है। अब देखिए, कोई भी राजनीतिक दल बनाया जाता है, आप किसी भी गुट में शामिल होते हैं तो आप वहाँ शामिल होते हैं जो आपके विचारों वाले समूह होते हैं। यही राजनीतिक दलों का होता है। जो लोग जैसी विचारधारा में विश्वास रखता है, कोई गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखता है, कोई मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास रखता है, कोई हिंदुत्व में विश्वास रखता है, कोई धर्मनिरपेक्ष में विश्वास रखता है। हर एक व्यक्ति की अपनी क्या होती है, विचारधारा होती है। उसमें उसके आधार पर एक दल बनता है और धीरे धीरे वो ग्रो करता है। वो छोटा सा एक बीज डाला जाता है, पौधा बनता है, फिर एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। जैसे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और आज आप देख रहे हैं कि 2023 में कांग्रेस किस मुकाम पर है। तो उसमें क्या होता है, एक विचारधारा से जो सम्मिलित लोग होते हैं, वो एक विचारधारा ऐसी चीज़ होती है, किसी भी मुद्दे को समझने के लिए, किसी भी मुद्दे को परिभाषित करने के लिए एक विचारधारा है जो अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों को चुम्बक की तरह अपनी तरफ खींच लेती है, और फिर एक बहुत बड़ा परिवार एक राजनीतिक दलों का क्या होता है, बन जाता है। जब वो परिवार बन जाता है तो वो अपनी उस विचारधारा को पालने में, पोसने में हर एक कार्यकर्ता क्या करता है, मदद करता है। लेकिन अब एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति राजनीति में सिर्फ स्वार्थ पूर्ति के लिए आता है। वो अपने व्यक्तित्व को, अपनी विचारधारा को, अपनी ईमानदारी को, इन चीज़ों को क्या कर देता है, छोड़ देता है। आज अगर उसको कहीं पर भी अगर देखिए, अगर बीजेपी के अंदर फ़ायदा मिलता है तो वो बीजेपी की विचारधारा का बन जाता है। दूसरे दिन अगर बीजेपी उनको सहायता नहीं रहती तो वो कांग्रेस का बन जाएगा, फिर वो आप पार्टी का बन जाएगा। इनमें ये क्या है, आपकी विचारधारा गई कहाँ? आप अपनी जड़ों से टूट जाते हैं, क्योंकि एक स्वार्थ के लिए, एक टिकट पाने के लिए, मंत्री पद पाने के लिए, अपने आप को किसी भी अगर केस में आप फंसे हुए हैं तो अपने आप को बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि अपनी विचारधारा वाला जो मुद्दा है वो छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनको जहाँ अवसर प्राप्त होता है वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलकर किसी भी राजनीतिक दल में चले जाते हैं। कई बार तो हमें ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये व्यक्ति किस विचारधारा का है, क्योंकि आज इधर है, कल उधर है, कल कहाँ होगा इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। वो अपनी विचारधारा को क्या करते हैं, छोड़ देते, क्योंकि जो मूल व्यक्तित्व जो उसका जिस विचारधारा में विश्वास रखता था वो उसमें स्थायित्व नहीं रखता। समय पर वो उसको क्या कर रहा, बदलता रहता। ये हर एक राजनीतिक दल के समक्ष चुनौती है, क्योंकि लोग इधर से उधर पाले बदलते रहते हैं और उनकी विचारधारा कहीं की बार कहीं खो जाती है। तो ये राजनीतिक दलों के समक्ष एक क्या है, चुनौती है। नेक्स्ट चुनौती आप लिख सकते हैं और पूरे के पूरे अंक आप बड़े प्रश्न में प्राप्त कर सकते हैं, प्रादेशिक भावना। अब देखिए, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल होते हैं तो अब बहुत बड़ा भौगोलिक आधार पर भारत का क्षेत्र है, राष्ट्रीय दल है, उसका प्रभाव ज़्यादातर सभी राज्यों में पाया जाता है। अब एक राज्य में रहने वाले लोगों की अगर कोई दूसरी आवश्यकता है, वो किसी दल की विचारधारा के अलग है और वो दल उस समस्या को अगर नहीं सुन सकता, नहीं सुलझा सकता, तो क्या होता है कि लोगों की क्षेत्रीय भावना होती है वो ज़्यादा प्रबल हो जाती है, राष्ट्रीय भावना उनके समक्ष गौण हो जाती है। राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर का है उसके लोग अलग होकर क्या करते हैं, और दल बना लेते। इसे आपने देखा होगा कि कभी ममता बनर्जी की आज तृणमूल कांग्रेस जो है वो पहले कभी कांग्रेस का भाग हुआ करती थी, लेकिन क्षेत्रीय भावना की वजह से ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में क्या कर ली, बना ली है। इसी तरह आपने देखा होगा कि शरद पवार की राष्ट्रीय जो कांग्रेस जो दल बनाया गया है, जिसका घड़ी का निशान है,
वो भी कभी क्या हुआ करती थी, कांग्रेस का भाग हुआ करती थी। क्षेत्रीय भावना की वजह से उन्होंने भी क्या कर लिया, अपना अलग से दल बना लिया। तो इस तरह जो हमारे राजनीतिक दल है उनके समक्ष ये चुनौती है कि क्षेत्र के आधार पर कोई हमारी विचारधारा के लोग अलग से क्या कर सकते, राजनीतिक दलों का निर्माण कर सकते। तो आप लोग देखते हो कि भारत में बहुत सारे क्षेत्रीय प्रादेशिक बहुत सारे इतने दल बन गए हैं, वो अपनी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्र के मुद्दे को लेकर क्या करते हैं, एक अलग से क्या बना लेते, दल बना लेते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आप लिख भी सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अपराधीकरण। अब देखिए राजनीतिक जो दल है जब चुनाव के समय जनता से बातें करते हैं तो वो बड़े अपने सफ़ेद कपड़ों की तरह बातें करते हैं कि हमारी विचारधारा बड़ी सफ़ेद है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपराधियों का सहारा लेते हैं। 1952 से लेकर अब तक बहुत सारे जेल में बैठे हुए लोग चुनाव जीत चुके, बहुत सारे लोग राजनीतिक दलों में शामिल है। तो इस तरह अपराधीकरण एक समस्या बनती है, क्योंकि एक जो दल है उसकी छवि होती है वो धूमिल होती है। इस प्रश्न को आप इस तरह से लिखिए, आपको पूरे के पूरे अंक उसमें क्या होंगे, मिलेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।